हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इकोसिस्टम जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है इसे इकोसिस्टम को। इन दोनों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इनमें अंतर क्या है इसको भी जानेंगे। ठीक है, जैसे कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम समझते हैं जैसे कि पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों एवं उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, इसे कहा जाता है इकोलॉजी। जैसे कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों एवं उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है इसको समझते हैं इस ग्राफ के थ्रू। जैसे कि ये हो गया जीव। एक जीव का जो है एक जल के साथ भी संबंध होता है। और एक जीव का वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के साथ भी संबंध होता है। और अपने आसपास की जो मिट्टी होती है उसके साथ भी संबंध होता है। और एक जीव का जो है जलवायु के साथ भी संबंध होता है, इसे ही कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी जैसे कि जीव का जल के साथ भी संबंध होता है, वनस्पति, मिट्टी एवं जलवायु सभी के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है उसे ही कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था उन्होंने रीटर, जो एक व्यक्ति थे रेटर, इन्होंने 1865 में किया था। और इनके 4 साल बाद 1869 में 1869 में अर्नेस्ट हैकल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी संकल्पना दी, मतलब इस शब्द का प्रयोग किया था। कभी कभार ऐसा होता है कि रेटर ऑप्शन में नहीं होते हैं तो आपका उत्तर करना चाहिए अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अगर रेटर हो तो आप रेटर को आंसर दीजिए, अगर ना हो तो अर्नेस्ट हैकल ही सही उत्तर होंगे। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैसे रेटर, अगर ना होने पर अर्नेस्ट हैकल ही उत्तर होंगे। ठीक है, वर्तमान में इसका आकार और व्यापक हो गया है। अब इसमें जंतु, वनस्पति, जलवायु के अतिरिक्त मानव समाज आदि सभी को शामिल कर लिया गया। इकोलॉजी एक बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है जैसे कि जो पृथ्वी भी अपने आप में एक इकोलॉजी है। ठीक है, पूरी पृथ्वी अपने आप में एक इकोलॉजी है, इसको समझ सकते हैं। अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अब जैसे कि ये क्या हुआ, जिसमें एक क्षेत्र जैसे कि ये घास स्थल हो गया, घास स्थल। ठीक है, एक घास स्थल हो गया या फिर वन क्षेत्र हो गया। इस प्रकार को कहा जाता है कि एक विशेष क्षेत्र, ठीक है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, इसे ये कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं कि इकोसिस्टम की जो संकल्पना थी सर्वप्रथम दी थी एजी टांसले ने 1935 में दी थी। ठीक है, हालांकि इकोलॉजी के बहुत बहुत समय बाद आया था इकोसिस्टम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इकोसिस्टम को समझने के लिए इसकी 5 विशेषताएं हैं, जिनको समझने से पूरा इकोसिस्टम समझ में आ जाएगा कि इकोसिस्टम इकोलॉजी से किस प्रकार डिफरेंस है। जैसे कि इसके लिए एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। जैसे कि सुनिश्चित क्षेत्र के बारे में, जैसे कि घास स्थल हो गया या वनीय क्षेत्र हो गया या मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, तो एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है ठीक है, इसकी पहली विशेषता यह है कि एक सुनिश्चित क्षेत्र होगा। नंबर 2 कि एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। जैसे कि कार्यशील क्षेत्रीय इकाई ऐसा होता है जैसे कि एक शेर है। ठीक है, तो शेर जो होता है वो जो मांस, जैसे कि किसी भी जीव का शिकार करता है तो उसे ही कहते हैं कार्यशील इकाई। शेर पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्राथमिक जैसे कि पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे बकरी हो गई या गाय हो गई, इस प्रकार के, और उनसे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं शेर हो गए, लोमड़ी हो गई इत्यादि। इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। ठीक है, और नंबर 3 में आता है एक खुला क्षेत्र। जैसे कि खुला क्षेत्र इस प्रकार, जैसे कि एक चिड़ियाघर समझ लो। ठीक है,
उदाहरण के तौर पर चिड़ियाघर में यदि शेर को जैसे बंदी है, ठीक है, तो शेर को यदि मांस चिड़ियाघर प्रबंधक द्वारा दिया जाए तो उसे उसे खुला तंत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। और वही शेर अगर जंगल में अगर शिकार करके खाए तो उसे एक खुला तंत्र कहा जाता है। इसीलिए इसकी एक संकल्पना है कि मतलब विशेषता है कि ये खुला तंत्र होना चाहिए, ठीक। यदि नहीं होगा तो वह इकोसिस्टम नहीं होगा। इस नंबर 4 इसकी विशेषता है कि इसकी अपनी उत्पादकता जैसे कि पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। इसी प्रकार से एक दूसरे पर सब मतलब निर्भर होते हैं। इसी प्रकार इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ठीक है। और इसके लिए जो पांचवा है, तीन संगठक होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि ऊर्जा के तौर पर जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे से ऊर्जा प्राप्त है प्राथमिक उपभोक्ता, उनसे द्वितीयक, और इसके बाद तृतीयक, और इसके बाद अपघटक जो है मतलब मिट्टी को उर्वरा शक्ति में बदल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऊर्जा होना बहुत जरूरी है, और जैविक इकाई होना बहुत जरूरी है, और अजैविक जैसे कि जीवित जीव होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं होंगे तो भी इकोसिस्टम नहीं कहा जाएगा। और जैविक ऊर्जा भी है, जैविक भी है, और अजैविक नहीं है तो भी उसे इकोसिस्टम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा जैविक और अजैविक तीनों का ही होना बहुत ही जरूरी है, तभी एक वनीय क्षेत्र या घास स्थल को इकोसिस्टम कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको समझते हैं, जैसे कि ये घास स्थल, ठीक है, ये हो गया घास स्थल, और ये होगा वन क्षेत्र। जब जहाँ पर ये दोनों ही ओवरलैप करते हैं, मतलब मिल जाते हैं, कुछ क्षेत्र होता है घास का, कुछ क्षेत्र घास स्थल का होता है, और कुछ क्षेत्र वनीय स्थल होता है। जहाँ पर ये दोनों ही मिलते हैं उसे इकोटोन के रूप में कहा जाता है। ये कई बार मतलब पूछा गया है, ठीक है। जहाँ पर दो इकोसिस्टम मिलते हैं वहाँ पर उसे इकोटोन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये पढ़ लेते हैं कि ये हो गया पिरामिड, ठीक है, ये है पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड, ठीक है। जैसे कि ये हो गया इसे कहते हैं संख्या पिरामिड, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे निचले स्तर पर होते हैं उत्पादक, ठीक है। जैसे उत्पादक में पेड़ पौधे हो गए, ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और खुद मतलब एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। नंबर 2 पर जैसे कि पेड़ पौधों को खाकर हिरण है, बकरी है, खरगोश है, इस प्रकार के जो जीव होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और इसके बाद जो होते हैं इन जीवों को खाकर जो खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, लोमड़ी हो गई इत्यादि द्वितीय उपभोक्ता में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस पिरामिड के थ्रू समझ सकते हैं कि उत्पादक से जो ऊर्जा है उत्पादक से द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता तक जाती है, ठीक। और इसके बाद समझते हैं जैसे कि कोई भी पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनना चाहिए। यदि सीधा नहीं बनेगा, जैसे कि अगर सीधा नहीं बनेगा तो इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, ठीक है। और आगे समझते हैं, जैसे कि ये हो गया ऊर्जा पिरामिड, ठीक है, ये हो गया ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड का एक नियम होता है कि जो कि लिंडेमान ने दिया था। लिंडेमान एक व्यक्ति था, उन्होंने दिया था कि 10% ऊर्जा का नियम, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये कहा गया कि यदि जो उत्पादक के पास यदि 100% ऊर्जा है, उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास केवल 10% ही पहुंचेगी, ठीक है। जैसे कि 100 का 10% अगर निकालोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है, ये कट के 10% आएगा। तो जो उत्पादक से यदि प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ जाओगे तो 10% ही ऊर्जा पहुंचेगी, और 90% जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जब इससे प्राथमिक से द्वितीय तक की तरफ जाओगे तो वो 10 का अगर 10% निकालोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये एक 10% का जो नियम होता है उसे कहते हैं लिंडेमान का एक देशीय नियम, ठीक है। इसे 10% का नियम कहते हैं, ठीक। आगे समझते हैं जैसे कि ये हो गया, इकोसिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राकृतिक इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक मानव द्वारा। जिसमें प्राकृतिक जो कि प्रकृति द्वारा खुद तैयार होते हैं, और जो मानव वाले होते हैं उसे मानव बनाता है। जैसे कि मानव जो होता है खेत बनाता है, और प्रयोगशालाएं या घर है, मकान है, इत्यादि प्रकार के मानव द्वारा होते हैं, ठीक है। और जैसे प्राकृतिक में समझ लीजिए जैसे वन है, ठीक है,
वन है, समुद्र है और झीलें होती हैं, और मतलब इस प्रकार के जो है प्राकृतिक के अंतर इकोसिस्टम आते हैं। ठीक है। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे स्थायी इकोसिस्टम क्या है, तो सबसे स्थायी होगा समुद्र। समुद्र क्यों? यदि आप कहें कि वन है, तो यदि बारिश, एक साल बारिश ना हो तो वन की जो है वो समाप्त हो जाएंगे, और सूखा पड़ जाएगा तो वन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि एक साल 2 साल बारिश ना हो तो समुद्र पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार सबसे स्थायी जो इकोसिस्टम होता है उसे समुद्र कहते हैं। ठीक, समुद्र या महासागर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उत्पादक से ये हो गया उत्पादक। उत्पादक से के बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आता है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय के बाद आता है तृतीयक आते हैं, या मतलब किसी प्रकार की ये हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो है द्वितीयक के बाद जो ये मरते हैं तो अपघटक जो होते हैं। अपघटक को जैसे कि जीव मरते हैं तो उनको उनको जो है मिट्टी में मिलाने का काम जो करते हैं वो अपघटक करते हैं। इन्हें जैविक और अजैविक घटकों को मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है। और इन्हें पारिस्थितिकी, जैसे कि ये मैंने लिखा है कि जैविक और अजैविक घटकों को मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं अपघटक। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जीवित एवं अजीवित जो जीव होते हैं उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, और इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का सफाई कर्मचारी के रूप में कहा जाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपघटक। और इसके बाद आते हैं जैसे कि समस्याएं। और समस्या क्या है कि जैसे कि वनों का विनाश होना। वनों को आज आज जो है बहुत सारे वनों की कटाई हो रही है, तो अंधाधुंध तरीके से इस प्रकार वनों का विनाश होने से बहुत सारे इकोसिस्टम तबाह की कगार पर है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं प्रदूषण। आज वर्तमान में कई प्रकार के प्रदूषण हैं, तो वो भी बहुत ही इकोसिस्टम को समाप्त करने के कारण है। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो जलवायु परिवर्तन का भी खतरा आता है। तो जलवायु परिवर्तन भी इकोसिस्टम को प्रभावित करने के लिए एक समस्या है। ठीक है। और बहुत सारे और भी कई इसके कारण हो सकते हैं, समस्याएं इसके। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। नोट एक मैंने लिखा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम अगर पूछा जाए तो भी महासागर। अगर पृथ्वी पर सबसे स्थायी इकोसिस्टम पूछा जाए तब भी महासागर ही होगा। ठीक है। इस प्रकार से हमने पारिस्थितिकी पढ़ा, इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी क्या है। जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों को इकोलॉजी कहते हैं। इसका जीव का अपने जल से, अपनी मिट्टी से और अपनी वनस्पति एवं जलवायु से जो संबंध होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी की संकल्पना है सर्वप्रथम प्रयोग जो है इकोलॉजी का रेटर ने किया था। इसके बाद जो है अनरेट हैकल ने किया था। और इसके बाद पढ़ते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम एक प्रकृति का है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। इसकी संकल्पना जो है एजी टांसले ने की थी 1935 में। और इसके बारे में पढ़ लिया था कि इकोसिस्टम की 5 विशेषताएं हैं। यदि इनमें से एक भी नहीं होगी तो इकोसिस्टम नहीं होगा। एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, कार्यशील इकाई होनी चाहिए, और एक खुला तंत्र होना चाहिए, और इसकी अपनी उत्पादकता होनी चाहिए। 5वां है 3 संगठक ऊर्जा, जैविक अजैविक, ये भी होने बहुत ही जरूरी है। और घास, जैसे ये घास स्थल है इकोसिस्टम, और एक वनीय इकोसिस्टम है। इनको दोनों पे जहाँ ही मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये पढ़ा है कि संख्या प्राइवेट, ये हमेशा सीधा बनना चाहिए। अगर सीधा नहीं बनेगा तो एक इकोसिस्टम नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद एक दिशीय नियम, लिंडेमान का एक दिशीय नियम पढ़ा कि अपने अगर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ अगर एनर्जी जनरेट होगी तो वो 10% होगी। ठीक है। इसके बाद 10 की अगर 10% निकालेंगे तो 1 होगा। और प्राकृतिक एवं मानव द्वारा ये भी पढ़ लिया है। और इसके बाद जो है समस्याएं पढ़ी कि वनों का विनाश हो रहा है, और प्रदूषण, ये भी बहुत मतलब नुकसान पहुंचाता है इकोसिस्टम के लिए। और जलवायु परिवर्तन का खतरा जो है वो भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम महासागर एवं सबसे स्थायी वो भी महासागर। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा।
और इस प्रकार से जय हिंद, वंदे मातरम।